जूलियस सीजर के ऊपर बात करते हैं। हिस्टोरिकल प्ले है और जूलियस सीजर का वाकया जो है ना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जूलियस सीजर से पहले आप ये समझ लें कि एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, उसके बाद मोनार्किकल फॉर्म चल रही थी, रोमन एम्पायर शुरू हो गया। जूलियस सीजर एक आप समझ सकते हैं कि एक मिलिट्री जनरल था और वो एक सिविल वॉर लड़के ही वापस लौटा था, और वापस लौटने के बाद बहुत फतेयाब हुआ। तो लोगों ने अगर जब प्ले का अगर आप आगाज देखें तो कॉमनर्स का जिक्र आ रहा होता है। कॉमनर्स यानी आम लोग लूट शोर शराबा कर रहे होते हैं प्ले के आगाज में, और वो जश्न मना रहे होते हैं कि जूलियस सीजर फतेयाब होकर आ गया है। और साथ ही साथ वो पॉम्पी को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, पॉम्पी को और उसके बच्चों को बुरा भला कह रहे होते हैं जो गवर्न कर रहे होते हैं सिविल वॉर से पहले। तो हकीकत में होता यूं है कि जब पॉम्पी की रूल चल रहे थे, उनके बच्चे रूल कर रहे थे, तो उस दौर में उन जो कॉमनर थे, आम आवाम की बात की जा रही है, वो उस वक्त पॉम्पी को अच्छा कह रहे थे। और अब जूलियस सीजर आया तो अब जूलियस सीजर को अच्छा कह रहे हैं। तो उस दौरान ही दो कैरेक्टर हमें बार बार ये तनबीह करते हुए नजर आते हैं कॉमनर्स को कि तुम किस तरह मुनाफिक हो, हिपोक्रेट हो आप, कि किस तरह से ये काम कर रहे हो। बहरहाल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में बहुत अहमियत का हामिल है जूलियस सीजर का प्ले भी, और इसकी हिस्ट्री भी 1599 में लिखा गया। रोमन रिपब्लिक का एक डिक्टेटर इसको कहा जाता है। डिक्टेटर इसको इसलिए कहा जाता है कि अननोन था, क्योंकि मिलिट्री जनरल था, अभी इसके मोटिव्स अननोन थे, इसका डिसीजन अननोन था कि इसने किस तरह की गवर्नमेंट चाहनी है अभी। तो इसको टायरेंट कह लेना या इसको डिक्टेटर कह लेना उस एस्पेक्ट में मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि इसके जो अभी जो रीजन थे कि किस तरह से इसने गवर्नमेंट लेके चलनी है वो क्लियर नहीं थे। और ब्रूटस जो एक नोबल सिटीजन था उस इलाके का, उस शहर का, लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो जो है ना ग्रेटर बेनिफिट ऑफ रोम की वजह से उसके खिलाफ हो जाता है। एक और बात आपको मैं ये बता दूं कि इस प्ले में जूलियस सीजर ट्रेजिक हीरो नहीं है। इस प्ले में जो हीरो है वो ब्रूटस है। ट्रेजिक हीरो भी ब्रूटस है इसमें। प्ले में जो उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो भी ब्रूटस का है। वैसे तो हम जूलियस सीजर का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर ट्रेजिक हीरो की बात की जाए और जो उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज की बात की जाए तो वो जूलियस सीजर है। क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो जूलियस सीजर का रोल हमें बहुत कम नजर आ रहा है इस प्ले के अंदर, ब्रूटस का रोल हमें ज्यादा नजर आता है। चीफ ऑफ कॉन्स्पायरेटर्स भी वही है। चलिए अब चलते हैं इसकी तरफ। इट इज अ ट्रेजेडी प्ले बाय शेक्सपियर रिटन इन 1599। अगर हैमलेट के बाद अगर कोई प्ले रिच मुझे नजर आया है तो मुझे ये प्ले ज्यादा रिच नजर आया है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मैं ये चाहूंगा कि आप डिटेल से इसको देखें, इसके पॉइंट भी इसको डिस्कस भी करें। थॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेशन की थी प्लूटार्क लाइफ। प्लूटार्क समझ लें आप, एक फलसफे दान था दूसरी तीसरी सदी में, और इस शख्स ने 48 लोगों के तर्जुमे किए थे, इंपॉर्टेंट लोगों की जिंदगियों की बायोग्राफीज लिखी थी, ठीक है, ग्रीक और रोमन्स की। तो वहां से इसने ये उठाया थॉमस नॉर्थ का ये इस कहानी, और इसको अपने मुताबिक इसने जो है ना डील किया शेक्सपियर ने। कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। इसमें अगर आपके पास कैरेक्टर देखें तो जूलियस सीजर एक ग्रेट रोमन जनरल है और सेनेटर है, हु इज seduced by the populace increasing idolization। क्योंकि लोग इसकी बहुत ज्यादा एक तो तारीफ कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से जो उसके कॉन्स्पायरेटर्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, उसको जो है ना बुरा लगता है ये बात कि शायद वो डिक्टेटर बन जाएगा और जो रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट चल रही है वो उसके खिलाफ हो जाएगा। एंटनी आप ये समझ लें कि इम्पल्सिव और स्किल्ड एक किस्म का एक मिलिट्री का जनरल है। और एंटनी का ये काम है कि शुरू में वो कॉन्स्पायरेटर्स के साथ मिल जाता है, उनको अपना यकीन दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन बाद में जब आखिरी टाइम पे जब जूलियस सीजर का मर्डर हो चुका होता है तो वहां पर ये क्या करता है, एक स्पीच करता है, बड़ी ही रेटोरिकल बेस्ड स्पीच होती है, कि जिसमें वो कहता है कि फ्रेंड्स कंट्रीमैन, आई हैव नॉट कम टू स्टील योर हार्ट्स बट आई हैव कम टू बरी सीजर, नॉट टू स्टील योर हार्ट। ठीक हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है ये एंटनी की, तो इसको भी आपने जरूर पढ़ना है। तो वहां पर ये he sways the public opinion according to his own wishes and turn them on against the conspirators। बड़ा ड्रामेटिक सीन होता है एक ही जगह पर, कि ब्रूटस की स्पीच होती है और फौरन से एंटनी की स्पीच होती है। ब्रूटस की स्पीच के दौरान लोग जूलियस सीजर को टायरेंट टायरेंट कह रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एंटनी स्पीच डिलीवर करता है थोड़ी देर बाद तो वो सारा सिचुएशन ऑपोजिट हो जाती है। हम मजीद बाद में देखते हैं। ऑक्टेवियस अडॉप्टेड सन है सीजर का, इसको नेफ्यू भी कहते हैं, नेफ्यू ऑफ सीजर या अडॉप्टेड सन भी कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में इन तीनों ट्रायम्विरेट का जिक्र आता है।
एंटोनी, ऑक्टेवियस और एक और किरदार का जिक्र आता है। और ट्रायम्विरेट 3 किरदारों को कहते हैं जो कि मिलकर गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। तो इनका एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में जिक्र आता है। बाद में आपको अगर इंफॉर्मेशन दूं हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ऑक्टेवियस है ना वो इसको मार देता है और ऑक्टेवियस की हुकूमत होती है बाद में, जो अडॉप्टेड सन है। हालांकि ये स्किलफुल नहीं होता इतना, लेकिन फिर भी बहरहाल मजीद डिटेल आप देख भी सकते हैं। अब हम प्ले की तरफ चलते हैं। कल्परनिया जो है वाइफ है सीजर की, जो ओमन्स पे बिलीव करती है। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊं कि इसमें भी ब्रूटस वो शख्स है जिसको जो है ना सीजर का घूस नजर आता है एक्ट 5 में। एक्ट 5 में जिसको सीजर का घूस नजर आता है। तो 4 तरह के ऐसे प्ले हैं शेक्सपियर के जिसमें घूस की अपीयरेंस हमें मिलती है। इसके अलावा ब्रूटस वो नोबल शख्स है, शहरी है, जिसकी लोग बहुत मानते हैं, इज्जत करते हैं, ट्रेजिक हीरो है। और इसके अलावा इसका फॉल्स आइडियलिज्म जो है वो इसकी कॉज है डाउनफॉल की। अगर आपको जूलियस सीजर की डाउनफॉल की वजह पूछें या कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल, तो जूलियस सीजर की एबिलिटी टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू फ्री विल और फेट है, इसका कह सकते हैं। इनडिसाइसिवनेस है एंड नॉट फॉलोइंग द ओमन्स भी आप इसकी कह सकते हैं। कैशियस, क्योंकि कॉन्स्पायरेसी का उस दौर में सबको पता चल गया था। यहाँ तक ये कहते हैं हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो कॉन्स्पायरेसी इतनी आम हो चुकी थी जूलियस सीजर को मारने की। तो हैरत की बात है कि ये कैसे ये शख्स खामोश रह सकता था जूलियस सीजर अपने मुतालिक। कैशियस कैसियस वो शख्स है, टैलेंटेड जनरल है, वो सीजर से नफरत करता है। इसका भी बड़ा हाथ है और कास्का का भी बहुत हाथ है जो सीजर के खिलाफ होता है। सबसे पहले मारने वाला जो स्टैब करता है जूलियस सीजर को, ये कास्का है, फिर कैसियस, ब्रूटस और बाकी कॉन्स्पिरेटर्स हैं। शेक्सपियर के प्ले में तकरीबन 6 लोगों का जिक्र आता है जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा डालते हैं। लेकिन अगर हिस्टोरिकली अगर आप विकिपीडिया पे तो जाएं, वहां पे लिखा कि जूलियस सीजर को मारने में 40 के करीब सेनेटर्स का हाथ होता है। 40 के करीब सेनेटर्स का हाथ होता है। प्ले में ये बात नहीं जिक्र है। इसके अलावा एक और चीज आपके मेल में बताना चाहूंगा कि इस रिवेंज को लेने के लिए एंटोनी और ऑक्टेवियस, प्ले के अंदर ये बात मेंशन है कि रिवेंज लेने के लिए, जूलियस सीजर का रिवेंज लेने के लिए एंटोनी एंड ऑक्टेवियस 100 के करीब सेनेटर का मर्डर करते हैं। पोर्शिया जो है वो इसकी वाइफ है, इसकी ब्रूटस की वाइफ है, जो कि बाद में सुसाइड कर लेती है कोयला निकलकर। और एस्फाइजिक से जो आप कह सकते हैं लैक ऑफ एबिलिटी टू इनहेल और टू ब्रीथ, उसकी वजह से उसकी कॉज ऑफ डेथ है। आप थीम्स है आपके सामने, आप थीम को देख सकते हैं कि ये आपके सामने ये जो चीज आ रही है ये ओमन्स हैं। क्योंकि एक जगह पर एक किरदार हमें ओमन्स को बारे में बताता है कि हमें मुझे ये ख्वाब में ये चीजें नजर आई हैं कि शेर जो है ना वो उसकी सड़कों पे दौड़ रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना ये जो बाद में आने वाले थ्रेट हैं उसको दिखाते हैं। पार, ठीक है, कि हु विल सिट टू द थ्रोन, बार बार बारिश और ये जो स्टॉर्म है उसकी कैफियत की बार बार खतरनाक इलामतों की बात बताती है। वुमेन एंड वाइफ, दोनों खवातीन अपने अपने शोहरों के मुतालिक परेशान है। ब्रूटस की वाइफ जो है और इसके अलावा जूलियस सीजर की जो वाइफ है, जिसको ओमन के ऊपर रुकने का मशवरा भी देती है कि आज आप सेनेट में मत जाएं, आज मसला हो सकता है आपके साथ। तो व्हाई डज ब्रूटस अलाउ एंटनी टू स्पीक एट सीजर फ्यूनरल? ये क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों अलाउ करता है वो? उसकी वजह ये समझता है कि पहले मैं स्पीक करूंगा, ब्रूटस कहता है, और मैं पब्लिक का ओपिनियन उसको बता दूंगा, क्योंकि ब्रूटस का बहुत ट्रस्ट करती है आवाम। लेकिन बाद में एंटनी रिटोरिक का इस्तेमाल करके रिटोरिकल स्पीच डिलीवर करता है और मॉब को, ही टर्न्स द मॉब अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, उनके खिलाफ ही कर देता है। ये मजीद डिटेल में हम आप इसको जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। और हैरत की बात है इसमें एक और चीज भी आपने ये देखनी है कि किस तरह एंटनी की जो स्पीच है, दैट कुड बी वेरी पेनफुल, दैट कुड इंस्टिगेट अ लॉट ऑफ chaos एंड chaotic एटमॉस्फेयर, उस पूरे माहौल में जो है ना वो खराब कर सकती है। और इसी से मुतालिक एक कहानी एक 5वें एक्ट में ये भी है कि जो जूलियस सीजर है, एंटनी की जो स्पीच है उसके साथ मॉब जो है, पब्लिक जो है वो इतना बिगड़ जाती है कि एक बेगुनाह शख्स को भी मार देती है कि तुम्हारा नाम चूंकि कॉन्स्पिरेटर्स के नामों से मिलता जुलता है और तुम्हें मारते हैं। आगे से वो शख्स अपने डिफेंड में ये कहता है कि मैं तो शायरी करता हूं। तो आगे से फिर कहते हैं तो क्या हुआ, तुम गलत शायरी करते हो, आज इसके ऊपर तुम्हें मारते हैं। तो इस तरह से ये एक आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर जो है ना रिच इवेंट्स इसके अंदर आपको जो है ना वो नजर आते हैं। ठीक है।
what does the ending mean? अच्छा, तो play opens with Flavius and Marcellus. play का आगाज होता है Flavius और Marcellus के साथ. The play opens with commoners of Rome celebrating Caesar's triumphant return from defeating Pompey's son at the Battle of Munda. अब यहाँ पर प्ले का जो आगाज आप करते हैं, इसमें आगाज होता है, तो वहां पर कॉमनर्स जो है ना वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि किस तरह से सीजर वापस आ गए. मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से उसके जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है. फिर यहाँ पर आपको ये बात भी बता दूं कि जूलियस सीजर को एक बीमारी है, उसको फॉलिंग सिकनेस है, जिसको एपिलेप्सी भी कहते हैं, क्योंकि एक कान से वो बह रहा है. डिस्कशन होती है ब्रूटस और कैसियस की कि सीजर को कैसे मारा जाए, क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ द राइजिंग पावर ऑफ जूलियस सीजर. ब्रूटस चीफ कॉन्स्पायरेटर है, ठीक है, कॉन्स्पायरेसी का, वो सीजर को ज्यादा ताकत लेने से रोकना चाहता है. और एंटनी सीजर को 3 दफा कहता है कि आप ताजपोशी करें, जबकि सीजर जो है ना वो इनकार कर देता है. ब्रूटस सीजर को सरपेंट एग के साथ तशबीह देता है कि किस तरह से उसके सरपेंट के बच्चे को शुरू में ही मार देना चाहिए. Caesar's assassination is one of the famous scene of the play occurring in Act 3 Scene 1. अच्छा, फिर कैसियस जो ये वो शख्स है जो कॉन्स्पायरेसी से मबनी लेटर फैलाता है पब्लिक के अंदर, और पब्लिक के दरमियान ये बात फैलाने की करता है कि सीजर की ताकत जो है वो किस तरह पब्लिक के लिए खतरनाक हो सकती है. ये काम कैसियस करता है. और सीजर सेनेट में आता है तो कॉन्स्पायरेटर कम क्लोज बाय मींस ऑफ अ पिटीशन brought by Metellus Climber pleading on behalf of his brother who is banished. तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बड़ा दिलचस्प वाकया होता है कि जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से हमें जो है ना मेरे भाई को, ये शख्स कहता है कि मेरे भाई को आपने बैनिश किया, उसको वापस आने दें. जबकि सीजर इस बात को इग्नोर करता है, और इग्नोर करता है तो थोड़ा सा ही आगे जाता है तो कास्का जो है ना वो पीछे से उसको स्टैब करता है, और फिर अदर कॉन्स्पिरेटर्स जो है ना वो ब्रूटस को मार देते हैं. और ब्रूटस के आखिरी अल्फाज ये होते हैं कि ए टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस, यानी उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी ये काम करता है. इससे थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएं तो यहाँ पर इसकी जो दोस्त, इसकी जो मिसेज है कैल्पर्निया, वो रोक रही होती है इसको, जूलियस सीजर को, कि आज मत जाओ, मैंने ख्वाब में कुछ जो है ना बुरे चीजें देखी हैं, और इसको कन्विंस करती है. तो फिर जो सीजर है वो मान जाता है कि आई विल नॉट गो टू सेनेट टुडे. लेकिन थोड़ी देर बाद एक और शख्स आता है जो कि इसको कन्विंस करता है जूलियस सीजर को कि सेनेटर में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं. तो जूलियस सीजर उससे कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी आज मिसेज ने मना किया है मुझे. तो फिर वो उसका मजाक उड़ाता है कि सेनेटर मजाक उड़ाएंगे आपका अगर आप ना आए, कि किस तरह आप एक खातून के शक की वजह से नहीं आते. तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि किस तरह से उसने वार्निंग्स को और जो है ना ओमन्स को इग्नोर किया. इसी तरह प्ले के आगाज में एक प्रीकॉग्निशन बताने वाला जो प्रिडिक्शन करता है फ्यूचर का, वो भी सीजर को वार्निंग करता है, क्योंकि प्ले का आगाज फरवरी की 15 तारीख से होता है. तो जो प्रीकॉग्निशन यानी पहले से बताने वाला होता है, वो उसको वार्निंग देता है कि मार्च की 15 को आप जो है ना वो अलर्ट रहें, मार्च की 15 से आप डर के रहें. ठीक है. इसके अलावा जूलियस सीजर वो शख्स है जिसको एक और शख्स भी इतला देकर, लेटर लिखकर बकायदा इतला देता है कि जूलियस सीजर आप जो है ना एहतियात बरतें, और आपको जो है ना वो मारा जा सकता है, आपके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की जा सकती है, और ब्रूटस से बच के रहें. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने देखनी है कि किस तरह से जूलियस सीजर इन एक्शन उसका जो है ना वो उसको जो है ना वो उसकी डेथ की वजह बन जाता है. तो ये आपने चीजें इसमें चूंकि मिस हो चुकी हैं, आपने इसको मजीद डिटेल में चैप्टर वाइज समरी में देख सकते हैं या बाद में देख सकते हैं. अब आगे चलकर ये होता है कि जब उसको मर्डर तो कर दिया जाता है तो कॉन्स्पिरेटर कहते हैं कि हमने रूम के हक के लिए किया, और फिर जो क्राउड है वो ब्रूटस की तरफ का आ जाता है, और ब्रूटस कहता है कि मैं पहले स्पीच जो है ना वो डिलीवर करूंगा, और फिर उसके बाद डिलीवर करके थोड़ी सी मुख्तसर स्पीच करके चले जाता है. फिर एंटनी आता है, वो कहता है कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, आई हैव कम हियर नॉट टू स्टील योर हार्ट बट टू बरी सीजर. तो मार्क एंटनी उस रिटोरिकल स्पीच के साथ लोगों का दिल बहला लेता है, और उनको कहता है कि जो सीजर है वो एम्बिशियस था और ब्रूटस ऑनरेबल मैन है, लेकिन इसके बावजूद सीजर अच्छा था रोम के लिए, भला के लिए, वगैरह वगैरह. साथ में उनको ये भी कह देता है कि अगर मैं जूलियस सीजर की विल पढ़ूं तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि जूलियस सीजर ने मरते वक्त हर जो रोम का जो शहरी है उसके लिए कुछ पैसे छोड़े हैं, 75 ड्रामाकस छोड़े हैं, इसके अलावा जगह भी छोड़ी है, ठीक है, लैंड भी छोड़ी है. तो लोग फिर अब ब्रूटस को और उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, टायरेंट कहते हैं. तो इस तरह यानी पब्लिक का ओपिनियन किस तरह एंटनी जो है वो
स्वे कर लेता है और उनके खिलाफ कर लेता है। मार्क एंटनी टर्न देम ऑन अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, और वो फिर उसी दौरान वहां से ब्रूटस और कैसियस भाग जाते हैं। उस दौरान सीजर का घूस भी ब्रूटस के पास अपेयर होता है जब वो इन कैंप होता है मिलिट्री के लिए फाइट करने के लिए। अब यहाँ पर जंग होती है और जंग के दौरान टेटनस कैसियस जो है ना, कैसियस अपने गुलाम को कहता है कि तुम मुझे मार डालो, और इसके बाद इस गुलाम को पेंडरस को कहता है कि मुझे मार डालो, क्योंकि वो सुसाइड नहीं करना चाह रहा होता। तो इसी तरह जो कैसियस है उसकी डेथ हो जाती है, टेटनस एक और उसका दोस्त है उसकी भी डेथ हो जाती है। वहां पर ब्रूटस पहुंचता है, ब्रूटस लूजेस अ बैटल, और फिर वहां पर जाके वो भी जो है ना अपनी आप को मार लेता है। रनिंग ऑन इज ऑन सॉर्ड इडियोमेटिक फ्रेज, इसका मतलब यानी अपनी जान लेना, खुदकुशी कर लेना। और प्ले जब खत्म होता है तो जो ब्रूटस की लाश के पास आके मार्क एंटनी उसको ट्रिब्यूट पेश करता है कि ब्रूटस ऑनरेबल और नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल है, क्योंकि उसकी जो मारने की वजह थी वो पर्सनल कोई विल या पर्सनल कोई उसकी एनिमोसिटी नहीं थी, कोई पर्सनल उसकी कोई हैट्रेडनेस नहीं थी कोई, तो वो इस वजह से उसने गुड विल के तौर पर उसने मारा है। आफ्टर सीजर ट्रायम्विरस एंटनी ऑक्टेवियस एंड लेपिडस, ये जो है ना रूल करते हैं रोम को, और बाद में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में भी अपेयर होते हैं। ऑक्टेवियस बाद में रूल करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी आपस की भी लड़ाइयाँ आगे वाले जो ट्रेजेडी है उसमें नजर आती हैं, जो कि हमने खैर मैंने ऐड नहीं किया। लिपिडस के खिलाफ गुफ्तगू होती है ये आगे वाली प्ले में। बहरहाल शेक्सपियर जूलियस सीजर एंड द आयरनी ऑफ हिस्ट्री इज अ बुक बाय मायरन टेलर। ठीक है, ब्रूटस वाइफ का नाम पोर्शिया होता है, सीजर वाइफ का नाम कैल्पर्निया होता है। इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उसके, आपने रिटोरिकल स्पीच भी पढ़नी है, कुछ चीजें और भी हैं ऐड हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये quotes, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to worry Caesar, not to praise him. A serpent egg which hatched would as his kind to mischievous